हेलो दोस्तों, आर यारो के इस निशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और आज इस भारत के भूगोल की अंतिम क्लास है। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण अंतिम टॉपिक है भारत के भूगोल का और इसका जो दूसरा पार्ट है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस बहुत सारे डेटा हैं जिनको कि आपको याद रखना है। तो इसमें हम मुख्यतः क्या कर रहे थे, 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने जनसंख्या घनत्व तक पूरा कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, लिंगानुपात के बारे में। ये आंकड़े 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना क्योंकि मैं वो बार बार बोलूंगा नहीं। तो सबसे पहले बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था, 943। ठीक है, और 2001 में कितना था, 933। यानी कि लिंगानुपात में कुल कितनी वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। ये याद रखना, ये था 2011 की जनगणना में 943 और ये था 2001 की जनगणना में। तो अब जो टोटल वृद्धि हुई है वो 10 की हुई है। तो क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है, या तो टोटल वृद्धि पूछ लेगा यानी कि अंतर को भी पूछा जा सकता है, या फिर सीधा पूछ लेगा कि 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था, ऐसे भी। फिर क्वेश्चन बनता है राज्यों के संदर्भ में। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल है टॉप पे, जहां पर कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मणिपुर। ठीक है, फिर देखो शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी पहले पर स्थित है, फिर लक्षद्वीप है और फिर है अंडमान एवं निकोबार। उसके बाद देखो शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो पहले पर है माहे, जहां पर कि 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। ठीक है, दूसरे पर है अल्मोड़ा। उसके बाद देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे नीचे कौन है, हरियाणा है, मात्र 879। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर है सिक्किम और फिर है पंजाब। उसके बाद देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दमनदीप, फिर दादरा नगर हवेली, फिर चंडीगढ़। आपको ध्यान रखना है कि अब दमनदीप और दादरा नगर हवेली एक ही हो गए हैं, तब अलग अलग थे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखें तो दमन है। उसके बाद देखो हम लोग धार्मिक समुदायों में भी लिंगानुपात देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इनसे भी देखने को मिलता है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है, ईसाई, फिर है बौद्ध, फिर है जैन और फिर है मुस्लिम। उसके बाद देखो शिशु लिंगानुपात किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं। परिभाषा सीधी सी आपको विकल्प में देखने को मिलती है और वहीं से आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो देखो शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है कि 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, और आयु वर्ग कितना यहाँ पर लिया गया है इसको देख लीजिए, 0 से 6। विकल्प में आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा, 0 से 8, 0 से 9, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 927 से घटकर 918 हो गया है। ठीक है, तो 2001 में कितना था, 927। 2011 की जनगणना में कितना है, 918, यानी कि ये कम हो गया है। बहुत बार अगर आपको जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके देता है तो कुछ कथन इस तरीके से बनते हैं कि 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात 2001 की अपेक्षा कम हो गया है। वहां पर कोई डाटा नहीं दिया गया होगा,
सीधा इस तरीके से कथन भी लिख के दे देता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को भी डील करना है और अपने माइंड में सोचना है कि आखिर अगर क्वेश्चन डाटा से ना पूछा गया तो सीधा सीधा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और ऐसा क्वेश्चन किसी भी डाटा के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिंगानुपात के संदर्भ में आएगा, हो सकता है जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में आ जाए, ठीक है, दशकीय वृद्धि के संदर्भ में आ जाए, तो कैसे भी आ सकता है। आपकी ये जिम्मेदारी है, आप चारों तरफ से क्वेश्चन को सोचने का जो वो होता है आयाम, उसका प्रयास करें ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद देखो, शीर्ष शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो टॉप पे है अरुणाचल प्रदेश और फिर है मिजोरम। उसके बाद देखो, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो इसमें है हरियाणा टॉप पर और फिर है पंजाब। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा इसमें भी सबसे नीचे है और न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में भी हरियाणा सबसे नीचे है। उसके बाद यहाँ पर देखो, भारत में शिशु लिंगानुपात 1961 से लगातार गिर रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2001 से 2011 में भी कमी आई है, 927 से 918 हो गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 1961 से लगातार गिर ही रहा है। तो ये बात हो गई टोटल लिंगानुपात के बारे में। सभी कुछ एक एक स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर के बारे में समझने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत में साक्षर किसे कहते हैं, या फिर क्या भारत में साक्षरता के मानक तय किए गए हैं। तो देखो कितना सिंपल सा मानक है कि 7 या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को कोई भी भाषा आती हो और वो बस पढ़ और लिख सकता हो तो वो हो गया कौन, साक्षर, वो पढ़ा लिखा हो गया। उसे सिर्फ कोई भी भाषा आती हो और वो उस भाषा में अपना नाम भी लिख ले और अपना नाम पढ़ ले तो वो हो गया साक्षर। इतने से मानक हमारी सरकार के द्वारा तय किए गए हैं साक्षरता के। अब ये कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें तो भाई जो डाटा मिला है उसी का अध्ययन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 64.84% से बढ़कर कितना हो गया है, 74%। तो यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74%। अब देखो, शीर्ष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सबको पता होगा केरल टॉप पर है, फिर मिजोरम का स्थान है, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। उसके बाद देखो, शीर्ष साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो टॉप पर है लक्षद्वीप, फिर है दमनदीप और फिर है अंडमान एवं निकोबार। उसके बाद देखो, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो बिहार इसमें सबसे नीचे है साक्षरता के मामले में 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। उसके बाद देखो, न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। उसके बाद देखो, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये अलीराजपुर जिला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो थी 18.33%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शीर्ष स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर वाला राज्य, यानी कि स्त्री और पुरुष की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा, उसका जो अंतर है वो किन किन राज्यों में है। तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में 27.1% और फिर है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद देखो, न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर वाला राज्य है मेघालय में। यहाँ पर स्त्री पुरुष साक्षरता का जो अंतर है वो मात्र 3.1% है। ठीक है, उसके बाद देखो, भारत की जनसंख्या में स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर, यानी कि यहाँ पर राज्यों की बात की गई थी, अब ओवरऑल भारत की बात की जा रही है कि भारत की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में टोटल अंतर कितना है, तो वो है 16.68%। ठीक है, ये सारे डाटा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना भी किसी परीक्षा में।
उसके बाद देखो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले राज्य, तो केरल टॉप पर है, फिर है गोवा। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला राज्य है, तो वो है मिजोरम। उसके बाद देखो साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो वो हुई है बिहार में। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि होने के बाद भी भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अभी भी बिहार बना हुआ है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि बिहार साक्षरता के मामले में कितना पिछड़ा था उस समय, लेकिन अब तो लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और अब जो आंकड़े आएंगे उनमें आपको बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि कहते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको हर चीज की इसलिए बताता हूं कि आप लोग आंकड़े तो रट लेते हैं बहुत बार और क्वेश्चन सीधा कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा दशकीय वृद्धि दर को दर्शाती है। ऐसे क्वेश्चन बन गया और फिर आप लोग उसमें फंस जाते हो। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद देखो भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। और वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो ये कितनी है, 1.97 से घटकर 1.64 हो गई है। तो दोनों ये याद कर लीजिए और आपको याद क्या क्या और रखना है, एक इस पर फोकस करिए कि 2011 की जो जनगणना है उसमें दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर की यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि तो वो है 1.64%। ठीक है, दोनों आंकड़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और ये कब की होगी, ये 2001 की होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज को अंतर के माध्यम से भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा 2001 की जनगणना से कंपेयर करके पूछ लिया जाता है और फिर आप लोग मतलब मुझे भी बोलेंगे कि आपने वो वाला डेटा क्यों नहीं बताया था जब क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसीलिए जहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है तो वहां पर मैं 2001 से कंपेयर करके भी डेटा को आपके सामने ले आता हूं। उसके बाद राज्य देखते हैं कि किस राज्य में जो दशकीय वृद्धि दर है उनको बाद में देखते हैं। पहले एक और अच्छी चीज है, एक अच्छा फैक्ट है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि नागालैंड जो है उसमें इस बार यानी कि 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कैसी रही है, ऋणात्मक रही है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि वहां पर जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई। और कितनी ऋणात्मक रही है, 0.6%। तो मेघालय का नाम बिल्कुल नागालैंड का नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रही है और यहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। और कितनी, तो वो 0.6%। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, तो सबसे पहले मेघालय है, यहाँ पर सबसे ज्यादा 10 वर्षों में वृद्धि देखने को मिली है। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। उसके बाद शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा नगर हवेली, दमन दीप और पुदुचेरी। उसके बाद देखो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो नागालैंड, केरल और गोवा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड यहां पर आ गया, इसी की बात यहां पर की गई थी। अब देखो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। उसके बाद देखो 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है, यानी कि जो 10 सालों में जनसंख्या यानी जनसंख्या में जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है वो सबसे कम 2001 से 2011 के दौरान रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला डाटा आप लोग याद कर लीजिए कि 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है।
अब देखो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? 1961 से 1971 के मध्य। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देखना कि जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब, यानी कि किस वर्षों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी, तो 1961 से 1971 ये वाला जो वर्ष है वो आपको याद रखना है। 1961 से 1971 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली थी। तो ये बात हो गई आपकी दशकीय वृद्धि दर की। उसके बाद देखो कुछ और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जहां से कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो शीर्ष जन्म दर वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, जन्म दर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जहां पर कि जन्म होने की दर बहुत ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पर पैदा होते हैं। उसके बाद देखो न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य गोवा, फिर त्रिपुरा। उसके बाद देखो उच्चतम मृत्यु दर वाला राज्य तो वो है उड़ीसा। उसके बाद देखो न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य तो वो है नागालैंड। अब देखो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो शिशु मृत्यु दर होती है वो क्या होती है। तो प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि जो बच्चे अपने जन्म के बाद से 1 साल भी ना जिंदा रह पाए तो उनकी संख्या के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। फिर देखो उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है असम। उसके बाद देखो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है क्या, गोवा। उसके बाद देखो स्थायी जनसंख्या संरचना में जन्म व मृत्यु दर दोनों समान होते हैं। तो जब हम लोग भारत की जनसंख्या नीति 2000 की बात कर रहे थे, वहां पर 2045 में जनसंख्या को स्थिर करने का जो लक्ष्य रखा गया था, तब मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या स्थिर कैसे हो सकती है, जब जन्म और मृत्यु दर दोनों समान हो। वही बात यहाँ पर की गई है कि स्थायी जनसंख्या संरचना में जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है वो कैसी होती है, वो दोनों समान होती है। ठीक है, अब देखो भारत में जनसंख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि कथन के रूप में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है कि भारत की मृत्यु दर में कमी आई है। उसके बाद देखो जननांकीय लाभांश किसे कहते हैं, या फिर जननांकीय लाभांश वाला देश कौन सा होता है जहां की अधिकांश जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की हो। 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या कैसी होगी, ये कार्यशील जनसंख्या होगी। कार्यशील का मतलब ये मानव संसाधन का काम करेगी, यानी कि ये उत्पादन के साधन में लगी हुई होगी या कुछ ऐसा कर रही होगी जो कि अपने पेट पालने के लिए जरूरी हो, ये किसी पे निर्भर रहने वाली जनसंख्या नहीं है। तो भारत की गिनती जो होती है वो जननांकीय लाभांश वाले देशों में इसलिए होती है क्योंकि जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो 15 से 64 आयु वर्ग की है, और ये जनसंख्या कैसी है, ये कार्यशील है और ये मानव संसाधन का काम करती है, ये उत्पादन के साधन में प्रयोग होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जो उत्पादन में भाग लेती है, यानी कि ये किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये एक देश के मानव संसाधन में उपयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-4 चीजें समझनी है। एक तो जननांकीय लाभांश वाला देश कौन सा होता है, तो जननांकीय लाभांश वाला देश वो होता है जिसकी अधिकांश जनसंख्या इस 15 से 64 आयु वर्ग में आती हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, तो 15 से 64 वर्ग आयु की जो जनसंख्या होती है उसे ही कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। बहुत बार आपको ऐसा होता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा आयु वर्ग उत्पादन में भाग लेता है। ठीक है, तो 1564 आयु वर्ग। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा आयु वर्ग मानव संसाधन का कार्य करता है एक देश के लिए, तो 15 से 64 आयु वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए
आपको सारी तरीकों से सोच लेना है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद देखो जननांकीय बोनस से अभिप्राय जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से है। तो इसका भी मतलब आप समझ गए। जननांकीय बोनस का मतलब क्या है कि अगर एक जनसंख्या में, एक देश की जनसंख्या में जो उत्पादनकारी जनसंख्या का आयु समूह है, अगर वो वृद्धि हो रही है उसमें, तो वो एक देश के लिए जननांकीय बोनस के समान है। उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या में कुल 2.1% लोग विकलांग यानी कि दिव्यांग लोग हैं। कितने? 2.1%। अब देखो जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार देखें तो भारत की जो 65% जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम आयु की है, ठीक है। तो 65 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या भारत की कितनी है? 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का 65% है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। बाद बाकी जो 0 से 14 आयु वर्ग समूह के जो लोग होते हैं उन्हें आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने कहा था 15 से 64 हो गए कार्यशील, और जो 0 से 14 होंगे ये कैसे होंगे? ये किसी ना किसी पर डिपेंड होंगे। ये उत्पादन के साधन के रूप में ना प्रयोग हो सकते हैं, ना ही इनको किसी कार्य में लगाया जा सकता है। इसीलिए इस आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसे आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग इनकी आबादी देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या कुल आबादी का 29% है, जबकि 35 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं? 65%। और 0 से 14 वर्ष की आयु वाले कितने हैं भारत की कुल आबादी में? 29%, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करिए। उसके बाद देखो हम लोग माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यही पूछ लिया जाएगा कि माल्थस किससे संबंधित हैं? तो जनसंख्या से। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। द माल्थुसियन थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? जनसंख्या से। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आरओ यारो भी पूछ चुका है। बाद बाकी और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं माल्थस, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिया है यानी कि जनसंख्या का सिद्धांत। और इन्होंने उस सिद्धांत में क्या कहा है कि जो जनसंख्या है एक देश की वो दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी एक देश की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, तो वो कैसे बढ़ेगी? 2000 हो जाएगी, फिर वो 4000 हो जाएगी, फिर वो 8 हो जाएगी, फिर वो 16 हो जाएगी। यानी कि जो जनसंख्या में वृद्धि है एक देश की वो कैसे होती है? वो होती है ज्यामितीय क्रम में, ठीक है। तो ये याद रखिए, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है। ज्यामितीय क्रम मतलब 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, इस तरीके से। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो एक देश के संसाधन हैं उनमें वृद्धि कैसे होती है? वो होती है ऐसे 1 2 3 4 5। यानी कि इसका परिणाम क्या निकलेगा कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या तो दुगनी हो जाएगी, लेकिन संसाधन है जो वो एक देश के उस जनसंख्या के लिए कम पड़ जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये था। लेकिन यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो अर्थशास्त्री हैं, वो माल्थस के इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। और हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने सत्य मानी है कि जिस गति से यानी कि जिस तेजी से एक देश की जनसंख्या बढ़ती है उस तेजी से उस देश के संसाधन नहीं बढ़ते हैं। तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। एक तो ये समझ लेना है कि माल्थस ब्रिटेन के थे। माल्थस का जो सिद्धांत है वो जनसंख्या से संबंधित है। अपने जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने कहा है
कि जो एक देश की जनसंख्या है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, यानी कि 1 2 4 8 16 ऐसे करके, और जो संसाधन है वो 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते हैं। और बाद बाकी ये सब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इसको भी पढ़ लीजिए, कभी कभार इससे प्रश्न देखने को मिलता है। मैं कोई भी चीज अपने लेक्चर में छोड़ता नहीं हूं। उसके बाद देखो नगरीकरण के आंकड़े भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो नगरीकरण के आंकड़े हैं ये भी जनगणना 2011 के अनुसार हैं। तो अब हम लोग कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वैधानिक नगर की। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने समझाया था कि वैधानिक नगर वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो या फिर छावनी बोर्ड हो, इनको क्या कहा जाता है, वैधानिक नगर, जहां पर कि इनमें से कोई भी एक चीज एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित हो। उसके बाद देखो जनगणना नगर किसे कहते हैं, तो जनगणना नगर उन्हें कहते हैं जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करते हो। अब ये मानक क्या है, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ठीक है। उसके बाद देखो पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का लगभग नहीं, कम से कम 25% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो जनगणना नगर हम लोग उन्हें कहते हैं जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 और पुरुषों की कुल आबादी का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किमी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको जनगणना नगर की संज्ञा दी जाती है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि शहर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, मेगा सिटी किसे कहते हैं, तो इनकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे नगर जहां की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो, तो 1 लाख या उससे अधिक वाले क्षेत्र को हम लोग शहर कहते हैं, ठीक है। अब देखो जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसे कहते हैं महानगर। अच्छा, शहर को नगर भी कहा जाता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, शहर और नगर एक ही बात है। तो महानगर फिर कौन हो गया, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या फिर उससे अधिक हो, ठीक है। उसके बाद देखो मेगा सिटी किसे कहेंगे, तो जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक हो उसे मेगा सिटी कहा जाता है। जैसे कि आप मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को मेगा सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो शहर, नगर, महानगर और मेगा सिटी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नगरीकरण के आंकड़ों की, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशतता वाले राज्यों की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और फिर है केरल। प्रतिशतता का क्या मतलब होता है, प्रतिशतता का मतलब होता है कि वहां की टोटल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें से कितनी शहरों में निवास करती है, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या में जो शीर्ष प्रतिशतता वाला राज्य है वो है गोवा, फिर है मिजोरम, फिर है तमिलनाडु और फिर है केरल। उसके बाद देखो भारत की कुल जनसंख्या में नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है, 31.21%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 68.8%, ठीक है। तो नगर में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत हो गया 31.21% और गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है भारत में 68.8%। अब देखो कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों में रहने वाली जनसंख्या, ये आरओ ने 2021 या फिर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 42.61%, ठीक है। उसके बाद देखो शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको सभी आंकड़ों में एक चीज देखने की जरूरत है, यहाँ पर बात की गई है शीर्ष नगरीय जनसंख्या की,
और यहाँ पर क्या बात की गई है, शीर्ष प्रतिशतता की। ठीक है, तो प्रतिशतता के मामले में गोवा टॉप पर है, और टोटल अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की हम लोग बात करें तो सिक्किम टॉप पर है, अरुणाचल प्रदेश, और फिर है नागालैंड। अब देखो शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखो ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशतता वाले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद है बिहार और फिर है असम। और हिमाचल प्रदेश की 90% जो आबादी है वो कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद देख लो भारत में 10 लाखीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 53 है। उसके बाद देखो 10 लाखीय जो जनसंख्या वाले नगर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और केरल में। कितने, 7। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाद बाकी आपको ये एक चीज़ और याद रखनी है कि जो उड़ीसा राज्य है, ठीक है, उसमें कोई भी 10 लाखीय नगर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े थे नगरीकरण के। तो सारी चीज़ें आपने देख ली और इस तरीके से आपका जो भारत का भूगोल था वो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि जितना मैंने इसमें आपको पढ़ाया है उससे लगभग आपको 11 से 12 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग जो खत्म कर चुके हैं वहाँ पर भी आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लगभग 20 नंबर का हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और मंडे से हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे, और वो करेंगे कब, 10 बजे मॉर्निंग में, और शाम को 6 बजे मैं कोई और सब्जेक्ट आपके सामने लेके आऊँगा। तो फिर ऐसे ही लगातार आप लोग साथ बने रहिए और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।